हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट 6025 पोस्ट है, 6025 पोस्ट है। तो 6000 वैकेंसीज भी कम नहीं होती है, जहां पर कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं परमानेंट गवर्नमेंट टीचर वैकेंसीज का, और कहीं पर भी कोई अच्छी खासी जो है ना नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को नहीं मिल रही है। वहां पर अगर 6000 वैकेंसीज भी हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक से समझेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट्स के लिए कोई स्कोप है या नहीं है, या आप बाहरी राज्य से भी अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। वीडियो में मैं डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं सारी जानकारी, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, पोस्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन तो अक्टूबर में ही शुरू हो रहे हैं, तो बस 5-6 दिन ही बचे हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो जाएंगे, नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट। सैलरी कितनी दे रहे हैं, एज क्राइटेरिया और सिलेक्शन क्राइटेरिया। अच्छा, यहाँ पर फीस नहीं है, जैसा मैं देख पा रही हूँ कि फीस नहीं है। चलिए देख लेते हैं बाकी डिटेल्स। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो रही है 30 अक्टूबर से 29 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब कर सकते हैं। और इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड जो रहेगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं भेजना, हार्ड कॉपी वगैरह कुछ भी नहीं भेजना है, सिर्फ जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करनी है। तो 30 अक्टूबर से लेकर 29 नवंबर एग्जैक्टली जो है ना आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा अप्लाई करने के लिए। इसके पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है टोटल जो है ना वैकेंसीज की डिटेल, कैटेगरी वाइज भी दी हुई है। इसमें सबसे पहले आर्ट्स टीचर के लिए है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन के साथ है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आर्ट्स के लिए देखेंगे 1984, 1984 लगभग 2000 वैकेंसीज, आप इसे समझ लें। टीजीटी साइंस के लिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन से 1020 वैकेंसीज हैं टोटल, जिनमें फीमेल के लिए अलग से मतलब आरक्षित है सीट। CBZ मतलब केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी कॉम्बिनेशन से साइंस टीचर्स के लिए 880 वैकेंसीज हैं। सिर्फ हिंदी टीचर के लिए 711 वैकेंसीज हैं। संस्कृत टीचर के लिए 729 वैकेंसीज हैं। तेलुगु टीचर के लिए 6 वैकेंसीज हैं। उर्दू टीचर के लिए 14 एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 681। तो टोटल मिला के 6025 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं, जिसमें कि महिलाओं के लिए अच्छा है। महिलाओं के लिए तकरीबन 4000 में तकरीबन 4 टोटल 6000 में अराउंड 2000 सीट जो है ना फीमेल्स के लिए ही रिजर्व है। और फिर अगर आप कैटेगरी वाइज भी देखेंगे तो फिर SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, जनरल के लिए सीट है एंड SCBC है। तो अब नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है, पहले भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी। मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन में ज्यादा कुछ नहीं बताया था बिकॉज डिटेल्स आई नहीं थी। अब तो डिटेल आ गई है, इतनी डिटेल आ गई है कि पढ़ना भी मुश्किल है। 51 पेजेस की PDF है, जिसको पढ़ पाना मुश्किल है, लेकिन हाईलाइट्स तो जरूर कवर करेंगे वीडियो में। तो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। तो OSSC, चलिए अब यहाँ पर अगर आप वेबसाइट देखना चाहते हैं तो वेबसाइट यहां से ही आप देख पाएंगे। बाकी डिटेल्स तो मैं आपको थोड़ा शेयर कर ही रही हूँ। यहाँ पर देखें www.ossc.gov.in पर चलेंगे और कहां पर एडवर्टीजमेंट आप लोकेट कर सकते हैं ये देखेंगे। तो पहले तो इसके हाइलाइट्स ही कवर कर लें, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्या है, स्केल ऑफ पे एंड लेवल। अब इन्होंने लेवल 9 लिखा है 35,400 पर मंथ, ये लेवल 9 पे स्केल है। अगर पे स्केल है तो फिर, क्योंकि इन्होंने ठीक से लिखा नहीं है, आप देख रहे हैं लेवल 9 फिर पर मंथ भी लिख दिया है। तो अगर सिर्फ ये बेसिक पे है, उड़ीसा स्टेट का अलग रहता है ना, स्टेट वाइज भी अलग अलग रहता है। सेंट्रल का लेवल 9 अलग रहता है, स्टेट वाइज अलग अलग लेवल सेट करके रखते हैं। तो 35,400 लमसम दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ठीक से लिखा नहीं। या फिर अगर पे स्केल है तब तो सैलरी और ज्यादा बनेगी, तो कम से कम 50,000 तो सैलरी बन जाएगी। एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए लेवल 8 अगर दे रहे हैं, और अगर यही दे रहे हैं मंथली तो ठीक है, 29,200 पर मंथ दे रहे हैं तो वो अलग है। अदरवाइज अगर ये बेसिक पे बता रहे हैं तो बेसिक पे के हिसाब से इसकी भी सैलरी 37,000 तक बनेगी। तो दोनों भी मान के चले, इन्होंने क्लियर नहीं किया है, क्योंकि अगर यही पर मंथ दे रहे हैं 35,400 तो फिर वो भी आप देख के समझ सकते हो। तो DA भी देंगे फिर, और अदर अलाउंसेस भी देंगे। तो मुझे लग रहा है कि DA और अदर अलाउंसेस इस पे ऐड करेंगे। ये फाइनल नहीं है मेरे हिसाब से,
इस पे कम से कम एक डीए ऐड करेंगे और अदर अलाउंसेस में जो जो देना चाहेंगे स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, तो सैलरी 50,000 तक बनेगी, 50,000 तक। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दी हुई है लेकिन यहाँ से कवर नहीं करेंगे, बेसिकली जो है ना इसे पेज नंबर 10 पे कवर करेंगे, क्योंकि वहां पर एज ठीक से बताया कि किस कैटेगरी को कितना एज में रिलैक्सेशन है। पेज नंबर 2-3 पे भी दिया है बट शॉर्ट में दिया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले देखेंगे, ऐसे पेज नंबर 10 पे चलते हैं एक बार एज क्राइटेरिया के लिए भी, लेकिन एलिजिबिलिटी समझेंगे क्योंकि बाहरी राज्य के कैंडिडेट फिर वो वेट कर रहे होंगे ना कि उनके लिए क्या है, पॉसिबल है या नहीं है। तो एज भी देखेंगे, 38 ईयर्स है जनरल के लिए, इतना समझ लीजिए, बाकी फिर रिलैक्सेशन देख देंगे। तो एलिजिबिलिटी में ये सब तो ठीक है। लास्ट इन्होंने क्या लिखा है, बी एबल टू रीड एंड राइट उड़िया। तो इसमें उड़िया लिखने और पढ़ लेने के लिए क्या इन्होंने मांगा है, 3 ऑप्शंस दिए, तीनों में से कोई एक है। तो पहले तो बेसिक एलिजिबिलिटी ये है, ये होने के बाद फिर बाकी की चीजें मांग रहे हैं। तो ये 3 में कोई भी एक है, इन्होंने क्या लिखा है ऊपर, एनी वन ऑफ द ना, विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक है, 3 में से 3 कंडीशन बताएं, तीनों में से कोई एक भी आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बेसिक एलिजिबिलिटी ये मीट हो रही है, फिर आगे का चेक करेंगे, अदरवाइज फिर यहां से ही आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो पहले कंडीशन में लिखा है कि आपने एचएससी एग्जाम पास किया, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा, या इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया है आपने जिसमें कि उड़िया एक सब्जेक्ट था आपका, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज के तौर पे एचएससी आपने पास किया हायर सेकेंडरी, जिसमें कि उड़िया आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, तो फिर तो ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहला कंडीशन नहीं हो रहा है सेटिस्फाई, तो दूसरे कंडीशन में ये बता रहे हैं कि हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन या 12th में उड़ीसा विद उड़िया एज एन एग्जामिनेबल सब्जेक्ट, तो 12th या हायर सेकेंडरी आपने पास किया है, काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा, हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा से ही पास किया है, जिसमें कि उड़िया एज एन एग्जामिनेबल सब्जेक्ट, जिसमें कि उड़िया एक सब्जेक्ट था, तो फिर वही बात हो गई, एक ही बात हो गया। या फिर थर्ड ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि 10th में आपने उड़िया पढ़ा है, हैव पास्ड उड़िया एग्जामिनेशन ऑफ 10th कंडक्टेड बाय बीएससी उड़ीसा, तो 10th स्टैंडर्ड में अगर उड़िया पढ़ा है, एग्जाम दिया है पेपर, तो मतलब 10th में या 12th में, इन शॉर्ट यही है। तो 10th में या 12th में अगर उड़िया आपने एग्जाम दिया है, पास किया है, तो फिर आप बेसिक एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हैं तो आगे वीडियो देखें, नहीं तो फिर छोड़ दें। उड़ीसा का यही प्रॉब्लम रहता है, छत्तीसगढ़ का भी यही लगभग प्रॉब्लम रहता है, कुछ स्टेट का यही, हरियाणा का यही रहता है कि हरियाणा तो लिखते नहीं है लेकिन हरियाणा टेट ही लेते हैं केवल। हरियाणा टेट से भी थोड़ा ज्यादा उड़ीसा में हो गया कि उड़िया तो चाहिए ही चाहिए। हरियाणा में ऐसा तो नहीं लिखते हैं कि हरियाणवी चाहिए ही चाहिए, या ऐसा नहीं लिखते हैं, कम से कम हरियाणा टेट इतने पे रुकते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कम से कम 6,000 वैकेंसीज है तो ऑल इंडिया लेवल पर ओपन रखना चाहिए मेरे हिसाब से। हमेशा मुझे ये चीज बुरी लगती रहती है, सभी स्टेट को अपने ही देश में क्यों रोकना है, सभी स्टेट को, सभी स्टेट के कैंडिडेट को अलाउ करने से अपॉर्चुनिटीज सबके लिए बढ़ेंगी, सभी राज्यों को फायदा मिलेगा। अब इसमें जो ये एलिजिबिलिटी होने के बाद बेसिक जो एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड कंसर्न सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। 3 साल का बीएड एमएड किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो बीएड भी अगर इंटीग्रेटेड किया है 4 ईयर वाला तो भी चलेगा, नहीं तो बीएड किया है तो भी चलेगा। तो बेसिकली बैचलर डिग्री होना चाहिए। आर्ट्स के लिए आर्ट्स या कॉमर्स में या शास्त्री संस्कृत में 50% या अबव मार्क्स के साथ बीएड है तो चलेगा, नहीं तो 3 साल वाला बीएड एमएड भी चलेगा, या 4 इयर्स वाला बीएड रहता है वो भी चलेगा हर सब्जेक्ट के लिए। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट के लिए आप थोड़ा कॉम्बिनेशन वगैरह चेक करेंगे। बेसिक यही रहेगा कि 10th में या 12th में आपने उड़िया पढ़ा, एग्जाम पास किया है, उड़िया फिर उड़ीसा से आपने पढ़ाई की है, एग्जाम दिया उड़ीसा बोर्ड से। इसके बाद आपका बेसिकली रहेगा कि ग्रेजुएट होना है 50% या अबव मार्क्स के साथ में। अब उसमें कहीं बीएससी दे रहे हैं, कहीं बीए दे रहे हैं, कहीं बीई बीटेक वालों को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा देखना है, खुद से पढ़ना है। मैं आपको रफली बता रही हूँ कि ग्रेजुएशन बीएड होना चाहिए साथ में, और बैचलर होना चाहिए। उसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन कौन सा बैचलर डिग्री चलेगा। 50% या अबव मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। 3 ईयर वाला बीएड एमएड किया तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड बीएससी एड बीए एड किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये हो गया फी के लिए। इन्होंने लिखा है कि फी जो है, फी इन्होंने बताया कि फी ये नहीं चार्ज कर रहे हैं। कहीं पर एक पॉइंट इन्होंने लिखा था कि फी चार्ज नहीं कर रहे हैं, कुछ रूल्स के मुताबिक फी चार्ज नहीं कर रहे। तो मुझे फी का डिटेल वैसे दिखाई नहीं दिया अलग से, फी चार्ज नहीं कर रहे हैं ऐसा कहीं लिखा हुआ मैंने पढ़ा था पहले। एज क्राइटेरिया यहाँ से जो समझना चाहते हैं, उड़ीसा के आप समझना चाहते हैं तो वो यहाँ से समझेंगे कि 21 ईयर्स तो मिनिमम होना ही चाहिए। 38 ईयर्स जो है ना जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। एज के लिए कट ऑफ डेट रहेगी एज कैलकुलेशन के लिए 1 जनवरी 2024। अगर अब आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट है या SC BC कैंडिडेट है तो 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिले तो 38 प्लस 5 इयर्स आप करेंगे तो हो जाएगा 43 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC BC SC ST या फीमेल कैंडिडेट महिला अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी के हैं। 10 इयर्स की रिलैक्सेशन तो PWD कैंडिडेट्स को देते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगी वो चेक करेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया में कुछ इस तरीके से है। सिलेबस इन्होंने पेज नंबर 12 से दे दिया। प्रीलिम्स होगा एक और उसके बाद फिर तो पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, 1 पेपर होगा 100 मार्क्स का, ये क्वालिफाइंग रहेगा। इसका मार्क्स जो है ना मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, सिर्फ इसमें आपको पास करना रहेगा। इसमें जो भी क्वालिफाई करेंगे 5 टाइम्स कैंडिडेट, जितनी भी वैकेंसी है सब्जेक्ट वाइज उससे 5 गुना ज्यादा कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे मेन एग्जाम के लिए। चलिए अभी देख लेते हैं मेन एग्जाम में क्या है। 150 क्वेश्चन रहेगा, 1 पेपर रहेगा। Candidates will be called for certificate verification on the basis of marks secured in main exam। तो मेन एग्जाम ही मेन रहेगा, इसी पर जो है ना मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट बनेगी, इसके बाद आपको इसी के बेसिस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। इसके बाद डायरेक्टली आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन रहेगा, मतलब इंटरव्यू का कुछ नहीं है इसमें। तो पहला प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, सेकेंड जो है सिर्फ आपको मेरिट लिस्ट में लाने के लिए काफी है और बाद में कोई इंटरव्यू नहीं है। 0.25 मतलब 1/4 1/4 मार्क जो है ना रॉन्ग आंसर्स के लिए करेंगे, कट हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, मतलब 4 रॉन्ग आंसर्स पे 1 मार्क कट होंगे। इसका इंडिकेटिव सिलेबस आपको दिया हुआ है और पेपर जो है ना इंग्लिश में पूछे जाएंगे और उड़िया में पूछे जाएंगे। हिंदी में सिर्फ हिंदी में जो है ना हिंदी में तो हिंदी के ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तेलुगु तो तेलुगु में पूछा जाएगा, संस्कृत के लिए संस्कृत पूछा जाएगा और कुछ पैडागोजी वगैरह है जो कि संस्कृत का है तो वो इंग्लिश में भी पूछ रहे हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और उड़िया में रहेगा, लैंग्वेज पेपर छोड़ के। तो एक बार चलते हैं, ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट है। व्हाट्स न्यू में तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आप रिक्रूटमेंट सेक्शन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सेक्शन है, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है, ये देखिए इस कॉर्नर में। तो एडवर्टीजमेंट पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो एडवर्टीजमेंट में आपको सबसे पहले डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ, ये वाली जो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट है यहां से आप चेक कर सकते हैं। और 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर को आप यहां पर लॉगिन वगैरह करके अप्लाई ऑनलाइन करके एप्लीकेशन कर सकेंगे जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है वीडियो में, www.ossc.gov.in विजिट आपको कर लेना है।